जय हिंद दोस्तों, आई एम स्वप्निल रमन, योर फ्रेंड एंड मेंटोर। आपके क्लैट 2026 एग्जाम में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। आपके जहन में एक सवाल होगा कि करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग को किस तरह से हैंडल किया जाए और इस लास्ट मोमेंट पे आप किस तरह से अपने दोनों ही सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएँ। सो हेयर वी आर विद द 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दीज 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हो सकता है कि आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में टॉपिक्स और ये क्वेश्चंस एज इट इज़ मिल जाएं, राइट? सो लेट अस बिगिन विद दिस सीरीज विदाउट एनी डिले। लुक एट दी फर्स्ट पैसेज। देखिए, फर्स्ट पैसेज जो है वो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ABC रूल्स 2023 पे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट ईयर अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हार्श डायरेक्टिव इशू किया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली NCR में जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इन स्ट्रे डॉग्स को कैप्टिविटी में ले जाया जाए, स्टरलाइज किया जाए और इनको इनके लोकेलिटी में वापस रिलीज़ ना किया जाए। काफ़ी हार्श डायरेक्टिव था। उसके बाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इस डायरेक्टिव का और सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज़ किया कि बहुत हार्श जजमेंट उन्होंने दे दिया है। बाद में इसको अक्टूबर 27 के आसपास में मॉडिफाई कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप स्ट्रे डॉग्स को कैप्टिविटी में लीजिए, स्टरलाइज करिए और उन डॉग्स को जिनको रेबीज़ नहीं है, सिर्फ उनको आप उनकी लोकेलिटी में वापस से स्टरलाइज करने के बाद में रिलीज़ करें और जिनको रेबीज़ है उनको आप उनको डिटेंशन में ही रखिए। सो ये पूरा टॉपिक उसी पे बेस्ड है। यहीं से हमने कुछ बहुत ही क्रिटिकल MCQs को प्रिपेयर किया है। सो लेट अस सॉल्व दोज MCQs विदाउट एनी डिले। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में जाएँ तो एक बात याद रखिए कि आपको पैसेजेस को एक बार रीड करना है बहुत ध्यान से, और जहाँ पे भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे देखिए इस वाले पैसेज में एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के बारे में बात हो रही है एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। उसके बाद जैसे हमने जिक्र किया कि अगस्त 2022-2024 को जो ऑर्डर पास किया था उसके बारे में, एंड देन अक्टूबर 27 के ऑर्डर के बारे में। तो इस पूरे पैसेज में काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन हैं। तो जब भी आप पैसेजेस को सॉल्व करें तो पहले एक बार ध्यान से रीड करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को अंडरलाइन कर लीजिए। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बेसिकली यू शुड रीड दी पैसेज केयरफुली और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है? चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। Look at the first question. In the Animal Welfare Board of India versus Nagraja case, 2014, the Supreme Court held that animals are entitled to the protection under which article? The correct answer here is Article 21. Article 21 of the Constitution, it deals with the right to life and personal liberty and right to live with dignity. So Supreme Court in this landmark judgment ruled that the right to live with dignity is not only limited to the human beings but also applicable to the animal kingdom. राइट? सो आर्टिकल 21 इज वेरी क्रिटिकल। याद रखिएगा, आर्टिकल 21 जो है दैट इज अवेलेबल टू ऑल दी पर्सन्स। जब हम बात करते हैं ऑल दी पर्सन्स की तो इसमें एलियंस को भी शामिल करते हैं और साथ साथ में सिटीजन्स को भी हम शामिल करते हैं, राइट? तो ये सभी को अवेलेबल है, सभी पे एप्लीकेबल होता है एंड इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू दी एनिमल्स। क्लियर? सो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21 मीन्स ऑप्शन सी। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दी हुई है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी next question. The Animal Welfare Board of India was established under which act? The correct answer here is the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. And the Animal Welfare Board of India, it is a statutory body set up under section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 and it came into effect in 1962. Clear? याद रखिएगा, it is a statutory body under section 4. It was established by an act of parliament. Clear? और इसमें रुक्मणी देवी अरुणडेल ने बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया था। सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आपको हर क्वेश्चन के ठीक बाद देखने मिलेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Animal Welfare Board of India is a statutory advisory body established under the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Absolutely correct. The headquarters of AWBI was moved from Chennai to Vallabhgarh, Haryana in 2018. Yes, this is also correct. रुक्मणी देवी अरुणडेल, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि she played a critical role in the establishment of AWBI. So this is also correct. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर 1, 2 एंड 3
D for Delhi will be the correct answer. Now let's move on to the next question. You can see here the explanation, right? चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो विद रेफरेंस टू द रेबीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब देखिए इस पूरे के पूरे मैटर में जो रेबीज़ है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है, पब्लिक लाइफ को जो थ्रेट है, वो बेसिकली उन डॉग से है जो कि दे आर अफेक्टेड बाय रेबीज़. क्योंकि अगर उन्होंने किसी दूसरे को काट लिया, अगर किसी इंसान को, तो उसको रेबीज़ हो सकता है एंड इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़. तो एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली रेबीज़ पे आपको टेस्ट करना चाहेगा, राइट? सो लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. रेबीज़ इज कॉज्ड बाय अ DNA वायरस दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम. See, this one is incorrect. Clear? This is incorrect. It is caused by the RNA virus and not the DNA virus. Clear? So first statement is absolutely incorrect. Second statement, over 95% of human rabies deaths occur in Asia and Africa. This is correct. So यहाँ पे पूछा हुआ है which of these statements given above is oblique are correct. तो क्या correct answer होगा यहाँ पे? B for Bombay will be the correct answer, क्योंकि first statement is wrong here. Clear? Now let's move on to the next question. चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों. So look at the explanation. यहाँ पे 95% of human deaths occur in Asia and Africa due to the rabies, right? Question number 5 की तरफ मूव करते हैं. Which article of the Constitution places a fundamental duty to show compassion to the living creatures? See, it is given in the fundamental duties. Clear? And fundamental duties जो है, it is given under Article 51A. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किसके थ्रू ऐड किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, विच इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया. फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से इंस्पायर्ड थी, मीन्स प्रेजेंट डे रशिया से. क्लियर? प्लस वन मोर थिंग, Article 51AG, it deals with this provision. It places a fundamental duty to show that compassion to the living creatures. याद रखिएगा, although fundamental duties जो हैं कोर्ट ऑफ लॉ में enforceable नहीं है, like DPSP. क्लियर? इनको enforceable बनाने के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं पार्लियामेंट को. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल फ्लैग जो है उसके ऑनर को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए नेशनल फ्लैग को 2002 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था. क्लियर? चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप हर क्वेश्चन के ठीक बाद आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जस्ट अ मोमेंट. क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेबीज कंट्रोल इनिशिएटिव इन इंडिया. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज that the National Action Plan for the Dog Mediated Rabies Elimination NAPRE, it was drafted by the National Center for Disease Control NCDC, which comes under the Department of Animal Husbandry. This is absolutely correct. This plan was drafted by the NCDC. It is absolutely correct. Look at the second one. The United Against Rabies Forum aims to achieve zero dog mediated human rabies deaths globally by 2030. It is equally correct. Correct answer would be both 1 and 2. Mean C for Calcutta will be the correct answer, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा हुआ है which of these statements given above is oblique are correct. एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं आप पूरी कोशिश करिए कि आप ये चेक करिए कि क्या पूछा हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है, और उसको आप इनसर्कल कर लीजिए. ये आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा ताकि आप करेक्ट आंसर तक के, अपनी डेस्टिनेशन तक के आप पहुंच पाएं. राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ 1 and 2. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ. तो हमने एक पैसेज पूरा सॉल्व कर लिया है. अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट पैसेज को. नेक्स्ट पैसेज बेस्ड है एक बेहद ही क्रिटिकल और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सरसाइज पे, दैट इज द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. आप देख सकते हैं इस समय कितना जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है इस मैटर को लेकर के. सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन रजिस्टर्ड है SIR को लेकर के. बहुत सारे BLOs की जो है वो डेथ हो रही है, और BLOs की जो डेथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है. राइट? सो आप देख सकते हैं बूथ लेवल एजेंट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं. सो बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं इनकी डेथ हो रही है और इसकी वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो रहा है. अब ये मैटर जो है वो आपने सुना होगा, इलेक्टोरल रोल्स जो हैं और वोट थेफ्ट से भी जुड़ा हुआ है. तो चलिए चलते हैं इस पैसेज को सॉल्व करते हैं, इस टॉपिक को. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने की संभावना बेहद ज़्यादा है. राइट? सो चलिए नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. स्पेशल इंटेंसिव रिविजन
of the electoral rolls is conducted under which legal authority? See, the correct option here is section 21(3) of the RPA Act 1950. Clear? एक बेसिक डिफरेंस याद रखिए, RPA Act 1950 एंड RPA Act 1951 में जनरली कैंडिडेट्स को लगता है कि ये दोनों एक्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं और ईयर जो है वो गलती से जो है वो यहाँ पे गलत पब्लिश हो गया है, बट दैट्स नॉट द केस, बोथ आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो दोनों ही लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। RPA Act 1950 deals with the voters qualifications, the voters disqualifications, it deals with the electoral rolls, clear? And यहाँ अगर हम RPA Act 1951 की बात करें तो ये कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन और एक्चुअली इन व्हाट मैनर इलेक्शंस आर टू बी कंडक्टेड एंड इलेक्शन डिस्प्यूट्स उसके बारे में बात करता है। तो RPA Act 1950 इज मोर कंसर्न अबाउट द वोटर्स, अबाउट देयर एलिजिबिलिटी, अबाउट देयर criteria and all, about the electoral rolls, whereas RPA Act 1951 is more focused on the candidates, right? और किस मैनर में इलेक्शंस कॉन्डक्ट होने हैं और इलेक्टोरल डिस्प्यूट जो है उसको लेकर के क्या कुछ यहाँ पे फंक्शनिंग होगी। तो जिस तरह से इलेक्शंस फंक्शन करते हैं, किस मैनर में करेंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है RPA Act 1951 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 21(3) ऑफ द RPA Act 1950। वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, दिस मे कम अप इन योर एग्जामिनेशन, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इज गिवन, राइट। और बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके पास दी हुई है, जैसे आर्टिकल 243K, इट रिलेट्स टू दी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट, क्लियर। एंड आर्टिकल 326 इट डील्स विद द एडल्ट सफरेज सिस्टम, ये बहुत ही क्रिटिकल है आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 याद रखिएगा कि पहले जो कंट्री में जो वोटिंग एज थी, इट वाज 21 ईयर्स, इसको रिड्यूस करके किया गया 18 ईयर्स। और ये कब किया गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 विच केम इनटू फैक्ट इन 1989। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जस्ट मोमेंट दोस्तों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द SIR इज टू अपहोल्ड विच इलेक्शन प्रिंसिपल? The correct answer here is the one person one vote। अब बेसिकली SIR का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है जो डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स है उसको एलिमिनेट करना, जो न्यू वोटर्स हैं, जो एलिजिबल एंड न्यू वोटर्स हैं तो एलिजिबल वोटर्स को ऐड करना, क्लियर, प्लस जो फेक जो वोटर्स हैं या डुप्लीकेसी है या फिर जो इलीगल वोटर्स हैं, तो अगर इलीगल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर उनका अगर वोटर कार्ड बन गया है तो उनको एलिमिनेट करना, मतलब जो इलीगल फॉरेन नेशनल्स हैं और अगर वो इलेक्टोरल रोल्स में शामिल हैं तो इनको एलिमिनेट करना। तो बेसिकली जो वोटिंग रोल्स होते हैं, जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, इनमें अगर किसी भी तरह का कोई मेलफंक्शन है, कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसको एड्रेस करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है SIR का। और ये SIR जो होता है, इंटेंसिव रिवीजन जो होता है, ये एक्सेप्शनल सिनेरियो में होता है, ये जनरली नहीं किया जाता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्क्रेशन है, राइट, कि कब करना है, कैसे करना है, एंड दिस इज लाइक अनक्वेश्चनेबल। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं one person one vote। सो क्वेश्चन नंबर 3, which constitutional provision empowers the election commission to supervise the SIR? Right, we talked about this, section 21(3) of the RPA Act 1950। लेकिन एक्चुअली ये जो फाउंटेन हेड है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिल रहे हैं ये सब करने के लिए, वो है आर्टिकल 324। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a constitutional and an autonomous body set up under Article 324 and 324 में ही यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल रोल्स को मैनेज करने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है उसको लेने के लिए यहाँ पे जो पावर्स मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 324, क्लियर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 324 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब आर्टिकल 14 क्या है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। एंड यहाँ आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ पे 6 बेसिक फ्रीडम्स आपके पास में। आर्टिकल 300A की बात करें तो 300A को कब इंसर्ट किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट था, अंडर आर्टिकल 19(1)(f
इसको यहाँ पे एनल किया और यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ लीगल राइट, एज अ स्टैट्यूटरी राइट के तौर पे एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे इंसर्ट कर दिया गया। एक सेपरेट आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 300A। सो याद रखिएगा, इस तरह से आपको जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपका नॉलेज बूस्टअप होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम, जस्ट अ मोमेंट। So question number 4, which of the following states obliquity was excluded from 2025-2026 SIR due to an ongoing NRC exercise? देखिए, कंट्री में सबसे पहली बार NRC जो है वो असम में हुआ था, राइट और 1951 में ये बेसिकली एक्सरसाइज हुई थी NRC की, और अभी हाल ही में इसको अपडेट किया गया आफ्टर दी सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। और बेसिकली जो असम अकॉर्ड हुआ था, असम अकॉर्ड ऑफ 1985, जो कि एक ट्राई पार्टी अकॉर्ड था जिसमें लाइक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम प्लस आसू AASU, जिसको पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने का काम करती है AGP, असम गण परिषद। सो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इस ट्राई पार्टी अकॉर्ड में शामिल थी। इसमें जिक्र था NRC को करने का, राइट। तो राजीव गांधी की सरकार ने इसको प्रॉमिस भी किया था कि वो NRC करेंगे और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल वोटर्स हैं, उनको एलिमिनेट करने का काम करेंगे। क्लियर। सो असम इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which group is most vulnerable to exclusion during the SIR due to the documentation requirements? See, generally what happens कि SIR में डोर टू डोर कैंपेनिंग होती हैं, जो BLOs होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो आपके घर में पहुंचते हैं। और जनरली व्हाट हैपन्स कि कंट्री के अंदर दो तरह का लाइक माइग्रेशन होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन दी स्टेट। लेट्स सपोज कि आप MP में हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आप MP में, और MP में आप लाइक जबलपुर से आप माइग्रेट कर गए भोपाल। सो दिस इज द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। दूसरा हो गया इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो इंटर स्टेट में लेट्स सपोज आप बिहार से हैं और बिहार से आप माइग्रेट कर गए कहाँ पे, आप माइग्रेट कर गए तमिलनाडु में, राइट, या महाराष्ट्र में। दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो जनरली व्हाट हैपन्स कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स एस्टैब्लिश करने में काफ़ी जो है वो तकलीफ, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से किसी और स्टेट में रह रहे हैं, कहीं और के रेसिडेंट बन गए हैं, राइट। तो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से कई बार ये भी होता है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाते हैं। क्लियर। और SIR में कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं, क्योंकि और थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल भी। जैसे आपके फादर, आपके 4 फादर्स के बारे में जो है, फादर की डिटेल चलिए ठीक है, 4 फादर्स के बारे में यहाँ पे जो डिटेलिंग हो रही है उसके उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स को स्टैब्लिश करना, अपने बर्थ सर्टिफिकेट को स्टैब्लिश करना यहाँ पे इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। कई बार ऐसा होता है कि जेन्युइन पीपल जो हैं वो इनोसेंट पीपल दे आर अफेक्टेड। इज दैट अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, विच ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिनलाइज्ड एंड द माइग्रेंट पॉपुलेशन, ये सबसे ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड होगी। सो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to the next question. Question number 6. The process of SIR is primarily carried out by which field level officer? We just discussed that it is carried out by the booth level officers, BLOs, और BLOs की जो डेथ है अभी प्रेजेंट में, that is quite controversial, right? आप देख रहे होंगे रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में। So this question may come up in your examination, right? So C for Calcutta is the correct answer here. Now let's move on to the next question. When was the last special intensive revision conducted in Bihar? Correct answer here is 2003, right? So last जो SIR हुआ था बिहार में वो 2003 के आसपास में हुआ था। So this was the last SIR conducted in Bihar, याद रखिएगा। Now next question की तरफ मूव करेंगे दोस्तों हम। So with reference to the special intensive revision of electoral rolls, consider the following statements. SIR is conducted only in situations where the large scale errors or omissions are detected in the electoral rolls. Correct है, absolutely correct. Exceptional scenario में होता है, general scenario में नहीं होता है। The legal basis for conducting SIR derives from section 213 of the RP Act 1950. Again correct. The ongoing nationwide SIR in 2025 is the first such revision exercise in India after the 2002 and 2004 cycle. This is also correct, equally correct, because last SIR जो थी nationwide scale पे वो 2002 से लेकर के 2004 के बीच में हुई थी, right? उस समय वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे।
सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट हेयर। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। नेक्स्ट पैसेज की तरफ हम मूव करने जा रहे हैं। पैसेज 3 है ये यहाँ पे, और पैसेज 3 बेसिकली किस टॉपिक पे बेस्ड अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ तो देखिए पैसेज 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात हो रही है। ये केस है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये केस जो है वो मेंटल हेल्थ का है। मेंटल हेल्थ को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंपॉर्टेंट, एक इंट्रीगल कॉम्पोनेंट डिक्लेयर किया है, राइट। सो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो रही है, साहा गाइडलाइंस के बारे में बात हो रही है। इस पूरे केस में जो कुछ भी डिटेल्स हैं बेहद इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि अपने आप में एक यूनिक केस है, लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ये। सो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, बेहद ही क्रिटिकल टॉपिक है ये, राइट। सो जस्ट मोमेंट, क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। सो लुक एट दिस क्वेश्चन। In 2025 Sukhdev Saha judgment, the Supreme Court recognized mental health as an integral part of which fundamental right? Correct answer is Article 21. See, Article 21 is highly organic in nature. You'd find various rights under Article 21, which is right to life and personal liberty. चाहे वो right to privacy हो, या फिर वो right to livelihood हो, या फिर वो right to speedy trial हो, या फिर वो right against public hanging हो, या फिर वो right against लाइक या फिर वो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग हो, या फिर वो राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो। तो इस तरह के मल्टीपल राइट्स यहाँ पे आर्टिकल 21 के अंदर है। सो यू कैन सी दैट आर्टिकल 21 इज बीइंग एक्सपेंडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर? तो 21 का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है, ऑर्गेनिक आर्टिकल है, लिविंग आर्टिकल है। क्लियर? सो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बुलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? इट इज़ एन ऑर्गेनिक एंड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 21। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट्स 2025 जजमेंट इन सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ विच बाइंडिंग इंटरिम गाइडलाइंस? सो करेक्ट आंसर इज साहा गाइडलाइंस। बाकी अगर गाइडलाइंस की बात करें तो विशाखा गाइडलाइंस प्रीटी इंपॉर्टेंट। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, स्टेट ऑफ राजस्थान, आई एम सॉरी। सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 97 का केस है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस केस के थ्रू क्या कौन सा लॉ निकल के आया 2013 में? विच लॉ? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा। विशाखा गाइडलाइंस। डी के बासु गाइडलाइंस की बात करें, बहुत ही फेमस जो है वो केस है, बहुत ही फेमस गाइडलाइंस है। ये आर्बिटरी अरेस्ट को रोकने के लिए बनाई गई है। ललिता कुमारी गाइडलाइंस की बात करें, आप मुझे टेक्स्ट में बताइएगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ललिता कुमारी गाइडलाइंस जो हैं वो किस मैटर पे फ्रेम किए गई हैं, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ऑलरेडी। वैसे जैसे कोई कॉग्निजेबल मैटर होता है तो कॉग्निजेबल मैटर्स में मैंडेटरी FIRs होना चाहिए, उसको लेकर के ललिता कुमारी गाइडलाइंस हैं। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट मोमेंट। Which recent Supreme Court judgment 2025 recognized mental health as an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution? So अभी हमने जस्ट रीड किया है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। अब नेम ऑफ जजमेंट भी पूछ सकता है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया गया है, राइट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-2016, what percentage of adults in India suffer from the mental disorder? Correct answer here is B for Bombay, 10.6% approximately as per the National Mental Health Survey 2015-2016. And later on what happened is सर्वे के ठीक बाद नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट को स्टैब्लिश किया गया है 2017 में, जिसमें मल्टीपल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं टू दोज पर्सनस हु आर अफेक्टेड बाय द मेंटल हेल्थ, राइट। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिनको भी है उनको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो जस्ट मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड 24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट थ्रू अ नेशनल टेली हेल्पलाइन? तो ये है टेलीमानस। क्लियर? मेंटल हेल्थ को लेकर के यहाँ पे जैसे अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो समझ में आ जाता, MAN। सो मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, राइट। चलिए नेक्स्ट वन। Which act in India recognize the rights of persons with mental illness, including access to healthcare?
रिहैबिलिटेशन and protection from the inhuman treatment. Correct answer is National Mental Health Care Act of 2017 which actually decriminalized suicide. तो जैसे भारत में पहले suicide जो है it was a criminal offense, तो इसको decriminalize कर दिया गया. आप सोच के देखिए जो ऑलरेडी suicide कर रहा है और जो ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा में है, आप उसको उठा करके आपने डिटेन कर लिया, उसको आपने बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, यू आर पुटिंग चेरी ऑन द केक, उसको और ट्रबल जो है वो दे रहे हैं आप. तो यहाँ पे नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है इसने क्या किया, इसने सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया. राइट, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड राइट्स अंडर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017. सो राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव. यस, एडवांस डायरेक्टिव का मतलब क्या है, लाइक इन वॉट मैनर यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड एंड यू डू नॉट वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. तो किस तरह से आप ट्रीट किए जाएंगे इन केस यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इलनेस, या फिर किस तरह से आप ट्रीट नहीं किए जाएंगे. तो बेसिकली यहाँ पे डूज एंड डोंट्स. क्लियर, तो डूज एंड डोंट्स के बारे में बात हो रही है. तो एडवांस डायरेक्टिव्स आप इशू कर सकते हैं. येस, दैट इज करेक्ट. इट इज गिवन अंडर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017. राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज, एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट टू लिव इन अ कम्युनिटी, अगेन करेक्ट. यहाँ पे इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट है. ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फेस कर रहा है आप उसको सोसाइटी से बाहर कर दें, दैट वुड बी कम्प्लीटली इनह्यूमन. राइट, तो बिल्कुल जो है वो गलत होगा ये. सो राइट टू वोट, अब कॉमन सेंस की बात है, राइट टू वोट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. राइट टू वोट क्या है, बेसिकली आपका स्टैट्यूटरी राइट है. क्लियर, सो राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर आरपीए एक्ट ऑफ 1950. क्लियर, सो ऑल 4 हो नहीं सकता, एलिमिनेट कर दीजिए. क्लियर, जहाँ पे भी 4 है उसको हटा लीजिए. तो सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, दैट विल बी ओनली 1, 2 एंड 3 करेक्ट आंसर होगा. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बेसिक राइट्स हैं जो अवेलेबल हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में, आप इनको रीड कर सकते हैं. राइट, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी है और राइट टू लिव इन अ कम्युनिटी, जैसे मैं बात कर रहा था इंक्लूसिविटी की, तो ये भी अवेलेबल है आपके पास में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट. ये वही राइट है जिसके बारे में जस्ट अभी हमने बात की, इंक्लूसिविटी की. तो राइट टू लिव इन एंड बी पार्ट ऑफ एंड नॉट टू बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. क्लियर, दैट्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जस्ट अ मोमेंट. सो अब हमारे पास है नेक्स्ट पैसेज, काफ़ी कंट्रोवर्शियल पैसेज है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. बेसिकली है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. आपको पता होगा कि भारत में डिफेंस और रेलवेज के बाद अगर सबसे ज़्यादा पीस ऑफ लैंड किसी के पास में अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो वक्फ है. क्लियर, अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. पास कपल ऑफ ईयर से लगातार न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन यहाँ से एंटिसिपेटेड है. चलिए, सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following provisions of the Waqf Amendment Act 2025 were stayed by the Supreme Court in its September 15, 2025 judgment? तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने कौन से प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कौन से प्रोविजंस को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. सी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि कंप्लीटली तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हाँ इसके कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया. तो कौन से प्रोविजंस हैं, लुक एट दिस वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट दैट ओनली मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years कैन क्रिएट वक्फ. ये काफ़ी इसमें यहाँ पे लेक्यूना थे, गैप्स थे यहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अल्ट्रा वायरस है. पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू एडजुडिकेट वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये अगेन दिस वाज आल्सो डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. व्हाई, बिकॉज सी पहली बात तो है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है. तो वो ऑलरेडी ओवरबर्डनड है, आप उसको और जो है जुडिशियल पावर्स दे करके और ज़्यादा ओवरबर्डन बना रहे हैं. प्लस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके अंडर काम करता है, स्टेट के अंदर काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए. तो कॉमन सेंस की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट की ही बात सुनेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो आपकी बात नहीं सुनेगा. मतलब यहाँ पे आर्बिट्री एक्शंस हो सकते हैं, इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया. तो दोनों प्रोविजंस को एलिमिनेट कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ ने. ये वाला जो प्रोविजन है, रिमूवल ऑफ द वक्फ बाय यूजर रिकॉग्निशन. बाय यूजर रिकॉग्निशन का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट का जहाँ कैंपस है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या हुआ कि यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया गया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट त्राहिमाम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को रेस्क्यू किया। तो सिंपली मतलब आप कहीं पे अपनी इस्लामिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आपने उसको अचानक से लाइक वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया सिंपली बाय द यूज़र रिकग्निशन। हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येस दिस इज़ कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। तो सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे एरियाज़ हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। कौन कौन से थे? 1 और 2। क्लियर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। जो राइट का निशान मैंने लगाया ये कॉन्स्टिट्यूशनल का है, बाकी जो दो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, रोक दिया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, सो बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आराम से देखिएगा, पीडीएफ फाइल आपके पास मौजूद होगी यूट्यूब सेशन के खत्म होने के बाद में। रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन इन द वक्फ बोर्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट कैप्ड नॉन मुस्लिम मेंबर्स एट व्हाट? सी, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं ये प्रपोर्शन में होना चाहिए। क्लियर, ये प्रपोर्शन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 4 इन दी सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड 3 इन दी स्टेट बोर्ड्स। ये बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्लियर, ठीक है। सो द कोर्ट रिड्यूस द नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू 4 इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड 3 इन दी स्टेट बोर्ड्स टू मेंटेन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Under the Waqf Amendment Act of 2025, only Muslims practicing for how many years can dedicate their property to Waqf? 5 years. इसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जस्ट मोमेंट। Which provision of the Waqf Act was removed to prevent arbitrary declaration of properties as Waqf? ये सेक्शन 40 है जो कि हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्लियर, दिस वन। सो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहने दिया, सेक्शन 40। क्लियर, सो जस्ट मोमेंट, लुक एट द एक्सप्लेनेशन। Section 40, which allowed the Waqf boards to declare properties as Waqf arbitrarily, was removed to prevent misuse, including cases where entire village or non-Muslim lands were claimed. Right? This was very like it was actually needed. So Section 40 was like that's very critical, right? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, याद रखिएगा इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जस्ट मोमेंट। Under the Waqf Amendment Act 2025, appeals against Waqf tribunal order can be made to. तो कहाँ अपील हो सकती है? अपील होगी हाई कोर्ट में, बट विद इन 90 डेज। सो हाई कोर्ट विद इन 90 डेज। सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जस्ट मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, the Waqf Amendment Act 2025 mandates digital management of Waqf properties through a centralized portal. Which of the following is not included in this portal? So registration of Waqf properties correct है। Audits and account filing by the mutawallis, mutawallis मतलब जो कि कमांड कर रहा है वक्फ को, करेक्ट है। Mutation and leasing of properties, ये भी करेक्ट है। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नो। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली कंट्रोल कर ही नहीं रही है, इसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, और वो भी डायरेक्शंस देने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल करने का काम स्टेट के पास में है, राइट, स्टेट के अंदर है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमने देखा, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स द करेक्ट आंसर, ऑड मैन आउट है। द पोर्टल इंश्योर्स ऑटोमेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स, इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द वक्फ प्रॉपर्टीज, राइट। विच बॉडी एडवाइजेज द गवर्नमेंट एंड द स्टेट वक्फ बोर्ड्स बट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल वक्फ प्रॉपर्टीज? तो जैसे मैंने बताया था अभी जस्ट, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और ये एडवाइजरी बॉडी है बेसिकली। क्लियर, एडवाइस करने का काम है, डायरेक्शंस देने का काम है, राइट, याद रखिएगा इसको, है ना। तो इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल दी वक्फ प्रॉपर्टीज, लेकिन क्या करती है? एडवाइस करती है। क्लियर, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट पैसेज है, the next passage is based on a very important bill, that is the Atomic Energy Bill 2025. clear? तो अभी हाल ही में विंटर सेशन में जो बिल है दैट इज लाइक प्रपोज्ड। अब यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने जैसे आपको सिखाया है कि आप क्या करिए कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे एटॉमिक एनर्जी बिल 2025,
यहाँ पे देखिए इंडियाज न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय 2047। इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेफिनेटली आप अंडरलाइन करिए। यहाँ देखिए किसके बारे में बात हो रही है, सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के बारे में बात हो रही है, राइट। तो इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स को अंडरलाइन करिए, वेरी इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेजेंट डे तक के अभी क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं रेस्ट्रिक्टेड हैं इन दी एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। तो अभी प्रेजेंट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो इसमें, इसके इस्टेब्लिशमेंट में, इसके ऑपरेशंस में प्राइवेट प्लेयर्स का रोल नहीं है, पर्टिकुलरली ऑपरेशंस में तो ज़ीरो है। तो सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इस रास्ते को खोलने जा रही है थ्रू दिस प्रोविजन, थ्रू दिस बिल, राइट। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए आपको पैसेज से ही आपको करेक्ट आंसर मिल गया। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2047? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 गीगावाट। क्लियर, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, 100 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो विच एक्ट करेंटली रेस्ट्रिक्ट्स प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर? अभी हम जस्ट यही बात कर रहे थे। सो दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, राइट। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जो डेथ है वो एक प्लेन क्रैश में हुई थी, मैं आपको बता दूं, लेकिन कौन से माउंटेन रेंज के पास हुई थी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट प्रोविजन ऑफ द सिविल लाइबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 हैज़ बीन एन इम्पेडिमेंट, मतलब रुकावट, hurdle to private sector participation? See, that is the right of recourse against suppliers. So in case अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो जो भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट में जो भी सप्लायर्स इन्वॉल्व हैं इनके अगेंस्ट में पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक हिंड्रेंस का काम करता है प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने से इन द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर। सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ए फॉर अहमदाबाद जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, अब आप चाहें तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, राइट। सो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 17B ऑफ द CLNDA एक्ट 2010। क्लियर, सो इट अलाउज द ऑपरेटर्स टू क्लेम रिकोर्स फ्रॉम इक्विपमेंट सप्लायर्स आफ्टर एन एक्सीडेंट विच प्राइवेट इन्वेस्टर्स व्यूज एज फाइनेंशियली रिस्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। Which international agreement is referred in the relation to private sector concerns in India's nuclear reactor? अगेन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अभी जैसे हमने बात की, कॉन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, दिस वन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जस्ट मोमेंट। सो कॉन्वेंशन ऑन द सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन, राइट। व्हेन वाज इंडियाज सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी डैमेज एक्ट, या फिर व्हेन वाज इंडियाज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट वाज एनेक्टेड? करेक्ट आंसर इज 2010। क्लियर, दैट इज करेक्ट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द CLNDA व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी of the nuclear plant operator for damage? Correct answer here is 1500 crore rupees, that is the maximum liability. Clear, under the CLNDA Act 2010। तो क्या मैक्सिमम लाइबिलिटी, याद रखिएगा एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी इफ द न्यूक्लियर डैमेज एक्सीड्स द ऑपरेटर्स लिमिट? सो करेक्ट आंसर इज 300 मिलियन SDR। SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्लियर, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो 300 मिलियन SDR। क्वेश्चन नंबर 8, which international convention has India ratified to regulate nuclear liability at the global level? Correct answer is the Convention on the Supplementary Convention. Clear, क्या होगा, Convention on the Supplementary Convention। लगभग 2016 के आसपास में भारत ने इसको रेटिफाई किया था, राइट। सो इंडिया रेटिफाइड द Convention on Supplementary Compensation in 2016, which sets a minimum national compensation framework, but CLNDA goes beyond CSC by including suppliers liability. Clear? ठीक है, मूव करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब लास्ट पैसेज में हम आज मतलब इस जो ये वाला जो वीडियो है इसके लास्ट पैसेज में हम पैसेज नंबर 6 में, अब पैसेज नंबर 6 जो है देखिए किस टॉपिक पे बेस्ड है। अभी हाल ही में मेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस को इशू किया है नवंबर 5 2025 को। इस पे क्वेश्चन यहाँ पे हमने फ्रेम किया, इस पे एक पैसेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस। अब देखिए एआई क्या है, बेसिकली किस तरह का सब्जेक्ट होगा। एआई जो है वो एक रेसिडरी सब्जेक्ट है। किस तरह का है, रेसिडरी, राइट। तो रेसिडरी सब्जेक्ट है, और रेसिडरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का राइट किसके पास में, ओनली दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। So the India AI governance guidelines 25 were prepared by a committee headed by whom? So यहाँ करेक्ट आंसर है बी रविंद्रन, राइट। सो बी रविंद्रन ने इसको प्रिपेयर किया है इन गाइडलाइंस को, द इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस 2025, राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ मोमेंट। The revised 2025 guidelines were drafted under B. Ravindran, IIT Madras से हैं। The earlier January 2025 draft was overseen by the PSA Ajay Sood। ठीक है, ये revised guidelines है। The India AI governance guidelines advocate which broad regulatory approach? So which broad regulatory approach? That is light touch, innovation friendly approach. So B for Bombay would be the correct answer, right? Next one. So याद रखिएगा, very important. How many key principles form the philosophical core of India's AI guidelines? तो कौन सी इसके पीछे कौन सी philosophy है, कौन सी core philosophy छुपी हुई है? That is 7 sutras, राइट। तो 7 सूत्र हैं, 7 इंपॉर्टेंट सूत्र यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्रेम किए हैं। कौन से 7 सूत्रास हैं? सो देर आर 7 सूत्रास इंक्लूडिंग ट्रस्ट, तो ट्रस्ट डेवलप करना, पीपल फर्स्ट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ये बात लगे दैट इज अ मिथ, राइट। जस्टिस हो ना हो, जस्टिस होता हुआ दिखाई देना चाहिए, अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों। द इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस अलाइन विद विच अपकमिंग ग्लोबल एआई इवेंट? तो ये जो एआई गाइडलाइंस भारत सरकार लेकर के आई है, जो इसको प्रपोज किया गया है, ये कौन से अपकमिंग ग्लोबल इवेंट के साथ में सिंक करती है, अलाइन करती है? करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट 2026, दैट इज द करेक्ट आंसर. So India's framework is timed with the Delhi AI Impact Summit, which is scheduled to be held in February 2026, following AI events at Seoul and Paris, right? So just a moment, guys. चलेंगे हम आगे next question की तरफ. So now let's move on to the next question. Okay. Next question की तरफ move करते हैं. Which section of the IT Act penalizes identity theft involved in the deep fake misuse? अब deep fake क्या है? डीप फेक बेसिकली एआई का यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए किसी पर्सन की आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बॉलीवुड स्टार है या कोई पॉलिटिशियन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसकी इमेज को डिस्टॉर्ट करना, क्लियर। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक किसी की इमेज किसी और की है और इमेज किसी और का जो है वो लगा देना, राइट। आप समझ सकते हैं इस तरह के कई इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। सो विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट पेनलाइजेज आइडेंटिटी थेफ्ट इन्वॉल्व इन द डीप फेक मिसयूज? सो करेक्ट आंसर इज सेक्शन 66C, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। ए फॉर अहमदाबाद विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. सो सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इट डील्स विद द आइडेंटिटी थेफ्ट, क्लियर। और इसी के थ्रू इस तरह के मैटर्स को टैकल किया जाता है, डील किया जाता है. आगे मूव करेंगे. विच प्लेटफॉर्म इनेबल्स ऑटोमेटेड सेंट्रलाइज रिमूवल नोटिस फॉर द अनलॉफुल ऑनलाइन कॉन्टेंट? दिस इज सहयोग पोर्टल. दिस इज बी फॉर बॉम्बे, सहयोग पोर्टल, राइट. एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे ध्यान से. सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. The I4C सहयोग पोर्टल is India's automated system for issuing lawful removal notices to the intermediaries. Clear? अब इंटरमीडियरीज किसके थ्रू गवर्न होती हैं? IT रूल्स 2021, राइट, याद रखिएगा.
तो इंटरमीडियरीज कौन सी हैं बेसिकली, जैसे सोशल मीडिया में फॉर एग्जांपल फेसबुक इज़ देयर, ट्विटर इज़ देयर, राइट, इंस्टाग्राम इज़ देयर, ये सब क्या है, ये सब सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, राइट। सो गाइज दैट इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन। हम मिलेंगे बाकी टॉपिक्स के साथ में नेक्स्ट सेशन में। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।